नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी जैसे हम चर्चा इससे पूर्व भी चर्चा कर रहे थे कलर्स के जैसे क्या क्या हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, कलर्स का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव है, किस कलर का हमारे जीवन पे या हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है, यह कौन से उष्ण कलर हैं, कौन से शीतल कलर, इनके बारे में अभी इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके। उसके साथ ही हमने चर्चा करी कि कलर्स का प्रयोग किस तरह से हम यूज़ ऑफ कलर्स, तो इसके अंदर से हमने कलर स्कीम है ना, चेंज ऑफ कलर्स, प्रतिस्थापन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कलर्स, इनमें भी फिर जैसे हमने करा वर्ण शून्यता, एक वर्णीय कलर, समीपस्थ वर्ण नियोजन और पूरक रंग, द्विपूरक वर्ण नियोजन, विभाजिता पूरक वर्ण नियोजन तथा त्रिवर्ण नियोजन, चतुष्क वर्ण नियोजन, बहुवर्णीय नियोजन, प्रखर तथा मंद वर्ण नियोजन। फिर बाद में हमने चर्चा करी से वर्ण परिवर्तन, कलर्स का किस किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कैसे उनका परिवर्तन, जैसे किस वर्ण के प्रभाव में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है, जैसे उसकी स्पेस के आधार पर हो सकता है, उसके टेक्सचर्स के आधार पर, उसमें एक ही टोन के अंदर उसमें अलग अलग उसका प्रभाव हमें नज़र आता है, उसका जो क्या क्या हो सकता है, उसका जो प्रभाव है, उसके अलग अलग कलर्स लगाने पे किस आधार पे, बेस के ऊपर, जैसे मान लो कोई कैनवास पे या जो फलक है वो कैसी है, उसका आधार कैसे है, अगर डार्क है, उसका लाइट है, तो किस कलर को लगाएं, तो एक ही कलर में लगाते तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो ये हमने अब तक जैसे रंगत में जैसे परिवर्तन या वर्ण परिवर्तन के बारे में हमने चर्चा करी, रंगत में परिवर्तन, मान में परिवर्तन और सघनता में परिवर्तन, आकारगत परिवर्तन, तो किस तरह से मान लो कहीं टोन है, कहीं डार्कनेस है या कैसा आकार है, तो आकार के अंदर उसके अलग अलग आकार के आधार पर उस कलर्स का प्रभाव हमें नज़र आता है। जैसे मान लो उसके अलावा जैसे कोई पोत है, टेक्सचर्स है, तो कैसे टेक्सचर्स है हमारे पास, जैसे गीला है, खुरदरा है, सूखा है, सपाट है, तो वही कलर अगर अलग अलग जगहों पर लगाएंगे तो इनका क्या इफ़ेक्ट आता है। अब हम चर्चा कर रहे थे वर्ण प्रतिस्थापन, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ण प्रतिस्थापन, कलर इंट्रोडक्शन। तो कलर्स जैसे हमने रंगों के बारे में, रंगों के प्रयोग में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया, इस समय जान लेना भी बेहतर, रंगों का प्रयोग कैसे और किन आधारों पर किया गया ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब वर्ण चित्र के आत्मा होते हैं तथा उनका प्रतिस्थापन चित्र में आत्मा के प्रतिस्थापन की ही भांति होती है, जैसे मतलब किस तरह से कौन सा कलर हमें कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है। जिस प्रकार कि मंदिर में भगवान की मूर्ति, अतः यह चित्र का प्रमुख आधार है और इसके लिए हम निम्न प्रक्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहला है पुनरावृत्ति, रिपीटेशंस। अब इसके अंदर एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति करके हम चित्रभूमि पर प्रवाहपूर्ण लय को उत्पन्न कर सकते हैं। चित्र में जब अन्य रंगों के साथ किसी एक विशेष रंग का प्रयोग बार बार किया जाता है तो उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। चित्रकार यदि ऐसा प्रयोग करना चाहता है तो उसे पुनरावृत्ति का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही कलर को उसमें अलग अलग पेंटिंग के अंदर एक ही कलर को अलग अलग जगह वो लगाता है, तो पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, किस किस जगह हो रही है, तो उसके बैलेंस को, उसके प्रभाव को, चित्र का जो विषय है या जो चित्र है उसके आधार पर उसको सेट वो करना पड़ेगा। दूसरा है परिवर्तन, अल्टरनेशन। किसी भी वर्ण में अन्य वर्णों के मिश्रण से भिन्नता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, जिसमें एक रसता के प्रभाव को तोड़ा जा सके, इसको कहते हैं हम जैसे परिवर्तन। अनेक बार, जैसे मान लो अनेक बार रंगों के प्रयोग के आधार पर चित्र में एक रसता आ जाती है, तो रंगों की खटकने वाली एकता से बचने के लिए चित्रकार को रंगों में परिवर्तन करके, अलग अलग टोन्स करके या अलग अलग कलर्स लगा के अभिव्यक्ति में वैविध्य लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार अगला है जैसे विरोधाभास यानी कंट्रास्ट कलर। विरोधी अथवा पूरक वर्णों का प्रयोग से चित्र में सक्रियता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि परस्पर विद्युत रंगों का प्रयोग करने पर चित्र में रंगों का विरोधाभास उभरता है। हरे के लिए लाल, पीले, हरे के लिए जैसे
लाल, नीले के लिए पीला और नारंगी के लिए बैंगनी रंग विरोधाभास दर्शाने वाले रंग माने जाते हैं। अगला है जैसे सहयोग, यूनिटी। वर्ण को चित्र के विषय व अन्य चित्र तत्वों के सहयोग के आधार पर लगाने से चित्र में सहयोग भाव की उपस्थिति होती है। इसके अंतर्गत जैसे किस तरह से वो किसी भी एक रंग को गहरा अथवा प्रधान बनाकर दूसरे रंग को उसकी तुलना में कम गहरा दिखलाकर चित्रकार प्रधान रंग का सहयोग करता है। ऐसी स्थिति को वर्ण सहयोग या यूनिटी कहते हैं। अगला है जिससे मान लो हम बैलेंस, किस प्रकार से एक चित्र में लगाने तो उसका कलर्स का बैलेंस हमें कैसे रखना है, यानी कि संतुलन। वर्ण का विभाजन चित्रभूमि पर समान रूप से होने से चित्र असंतुलित होने से बचा रहता है। चित्र में रंगों के संतुलित प्रयोग का महत्व अन्यतम होता है। चित्रकार को चाहिए कि वह अपनी चित्रभूमि पर रंगों का संतुलन बनाए रखें, उन्हें असंतुलित नहीं होने दें, बिखरने और भटकने न दें। रंगों के नियंत्रित प्रयोग में उस प्रयोग से, यानी कि जो रंगों के नियंत्रित है, रंगों को किस तरह से कहाँ कैसे बैलेंस करना है, नियंत्रित प्रयोग से उनमें संतुलन पैदा होता है। अब है जैसे अनुक्रम। अनुक्रम वर्ण को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। मतलब एक तरह से अनुक्रम, जैसे मान लो पहले किस कलर को लगाएं, पहले डार्क को लगाएं या लाइट को लगाएं, या किस कलर को हमें एक अनुक्रम करके एक निश्चित एक प्रक्रिया के दौरान उसको सिस्टमेटिक जैसे करके उसको कलर्स में उसको श्रेणी विभाजन करके, कि जैसे चित्रभूमि में चित्रांकन करते समय चित्रकार को रंगों की श्रेणी का विभाजन कर लेना चाहिए। अर्थात यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वह केंद्र में किस रंग को रखेगा तथा उसका संतुलन बैठाने के लिए किन सहायक रंगों का प्रयोग करेगा। जिस रंग को वह केंद्र में रखना चाहता है वह गहरा, चमकदार तथा आकर्षक होना चाहिए। इस तरह से एक अनुक्रम करके, सिस्टम करके और कलर्स का यूज करना चाहिए। अगला जैसे हार्मनी, संगति। इसके अंदर वर्णों का पारस्परिक व उचित तालमेल ही वर्ण संगति कहलाता है। यानी कि रंगों के उचित तालमेल बैठाने को संगति कहते हैं। चित्रकार को चाहिए कि वह फलक पर रंगों को इस प्रकार से रखे कि दर्शक की आंखों में चुभे नहीं बल्कि आकर्षक लगे। तो इस प्रकार वर्ण नियोजन, वर्ण परिवर्तन, वर्ण प्रतिस्थापन चित्र में वर्ण को प्रयुक्त करने के मुख्य आधार हैं। यानी कि जैसे वर्णों का किस तरह से नियोजन करें हम, कलर्स में किस तरह से हम परिवर्तन कर सकते हैं और कलर्स में किस तरह से प्रतिस्थापन करके एक चित्र यानी कि एक पेंटिंग, एक कंपोजिशन को के जो मुख्य ये आधार होते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्ण कला रचना में अन्य मूल यानी कि जो कोई भी पेंटिंग है तो उसमें कला रचना में अन्य जो मूल तत्वों में सबसे पहले दृष्टि को जो आकृष्ट करता है, अतः इसे रचना का यानी कि जो कलर है यानी कि वर्ण है, यानी कोई भी जो पेंटिंग है बनाते हैं तो सबसे पहले जो उसको एक प्रभाव आंखों में जो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, वो होते हैं उसके कलर्स योजना। उसके कलर्स किस तरह से कलर्स का उसने संयोजन किया है, कौन से कलर्स में लगाए हैं, किस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं, वो हमें तुरंत पहले सबसे पहले इफेक्ट हमें एक प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्ण कला यानी कलर्स रचना, ये कलर्स जो है कलर रंग योजना या जो कलर है वो रचना में या पेंटिंग में या कंपोजिशन में मूल तत्वों में सबसे पहले दृष्टि को आकृष्ट करते हैं। अतः इसे रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कहा जाना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण में
रंगों का भारतीय जो कहते हैं हमारे जो परंपरागत भारतीय दृष्टिकोण है में रंग का व्यवहारिक उपयोग से बढ़कर भी मनुष्य की चेतना में और भी गहरा महत्व है। समस्त प्राचीन जो भारतीय कलाएं रही हैं, यानी कि जैसे समस्त प्राचीन भारतीय चित्रकला में रंग को ही रूप का वास्तविक संवाहक माना गया है, जिनमें बाघ, अजंता, बादामी आदि की प्राचीन चित्रावली और राजस्थानी, पहाड़ी आदि चित्रों का आधार यही एक महत्वपूर्ण सत्य है। इस प्रकार ये कलर्स के बारे में हमारा ये जो डिस्कस था, हमारा जो चर्चा थी वो कलर्स की हमारे आज ये पूर्ण हुई। तो कलर्स का जैसे मैंने बताया शुरू से लेकर अब तक कि कला की क्या, कलर्स के रंग की क्या परिभाषा रही है, साधारण और वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण रहा है, सूर्य की दृष्टि से क्या रहा, फिर कलर्स का हमारे मानसिक मस्तिष्क पे क्या प्रभाव होता है, प्रारंभिक कलर कौन से हैं, द्वितीय कलर कौन से हैं, पूरक कलर कौन से हैं, इनके अलग अलग टोन्स हैं, फिर इनका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्लस कलर्स की योजना क्या होनी चाहिए, किस तरह से कलर्स को हमें यूज करना चाहिए और कलर्स का क्या प्रभाव और क्या संगति है, किस तरह से हमें इनको सारा यूज करते हैं। ये कलर्स के बारे में अब तक मैं तुम्हें आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बताई। अब आगे हम चर्चा करेंगे, अगला जो टॉपिक है पॉइंट 10 का टोन यानी कि तान, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले। धन्यवाद, नमस्कार।